हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 यानी कि हमारा जो चैप्टर हमारा चालू है 8th चैप्टर साइंस 1 का, उसकी बात करेंगे। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था ऑकरेंस ऑफ मेटल्स तक सब कुछ। बेसिकली अब तक पूरा हमारा इंट्रोडक्शन ही एक तरह से चल रहा था। मेटलर्जी क्या होती है वहां तक हम आ चुके थे, लेकिन मेटलर्जी कैसे होती है और उसमें क्या चीजें होती है, क्या मेथड्स है, क्या स्टेजेस है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम ये वीडियो में देखेंगे। तो देखा जाए तो चैप्टर का जो नाम है उस हिसाब से मेन चैप्टर अभी हम देखने वाले हैं। अब तक हमने जो पार्ट 1 में देखा था वो सब कुछ आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में हमने प्रैक्टिकली पढ़ा। सो आई होप आपने पार्ट 1 देखा है। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए वीडियो का और फिर ये वीडियो देखिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, लाइक करिए। लेट्स स्टार्ट। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स तक हमने कर दिया था कि मेटल कैसे ऑकर होता है, अलग अलग ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स फॉर्म में, नाइट्रेट्स फॉर्म में, एंड कैसे उसको हम सेपरेट करते हैं, उसके ओर्स निकालते हैं जिसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। उस इंप्योरिटीज को गैंग, दैट इज GANGUE कहा जाता है, एंड उसको फिर प्योरीफाई किया जाता है, एंड यही पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। यहां तक हमने सब कुछ कर लिया था ना। वो पूरा प्रोसेस और कैसे होता है, किस स्टेजेस में होता है, वो हम देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर बाय द फॉलोइंग स्टेजेस। अब ओर निकालने का, मिनरल में से ओर निकालने का स्टेज कैसा क्या होता है वो देखेंगे। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी कि ओर इज बेसिकली जो अपना मेन हमें जो काम है, जैसे कि एल्यूमिनियम की हमने बात की थी पहले भी। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी बॉक्साइट जो मिनरल मौजूद है नेचर में, उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज मिक्स है, डस्ट पार्टिकल्स, दूसरे कंपाउंड मिक्स है, और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिक्स्ड है। तो वो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिक्स्ड है, इसीलिए उसे एल्यूमिनियम का ओर कहा जाता है। पहली बात तो उसका कंसंट्रेशन, नाम से ही आप गेस कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी क्या होता है। यानी उसके अंदर से मैक्सिमम एल्यूमिनियम जमा करके अलग कर देना, उसे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। कॉन्सेंट्रेट यानी एक तरफ ज्यादा जमा कर देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो देखेंगे concentration of ores. The process of separating the gangue from the ores is called concentration of ores. तो impurities निकाल देना, that is the gangue, वो निकाल देना ores में से, उसे concentration of ores कहा जाता है। In this process the concentration of the compound of the desired metal is increased. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर मेरे को एल्यूमिनियम मेरा डिजायर्ड मेटल है, उसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं, इसीलिए उसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स प्रोसेस कहा जाता है। वेरियस वेज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, however exact way to be used depends upon the physical properties of the metal present in the ores and the gangue. It also depends upon the reactivity of the metal and the facilities available for the purification. Various factors that could be responsible for the environmental pollution are also considered. Some general methods for concentration of ores are as follows. तो अब कह रहे हैं कि ये concentration of ores जो है वो डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है, कौन सा है। क्या वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, क्या वो कम रिएक्टिव मेटल है, क्या वो मॉडरेटली, हमने 3 तरह का देखा था, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली एंड लो रिएक्टिव। तो कौन से तरह का मेटल हम कौन से मेटल से डील कर रहे हैं हम लोग। सो रिएक्टिव है कि नहीं है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो ज्यादा हार्ड है, ज्यादा सॉफ्ट है, क्या वो ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है। साथ ही साथ कौन से तरीके हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हमारे लिए अवेलेबल है हमारे हिसाब से, तो और कौन सी चीजें एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये सारी चीज हम देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि नीचे जितने अलग अलग मेथड्स है उसमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहला मेथड जो पहला स्टेज के अंदर जो आता है, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। सो अब यहां पर इंप्योरिटीज यानी कि गैंग कैसे अलग किया जाएगा, ग्रेविटी की हेल्प से। ग्रेविटी की हेल्प से यानी कि ग्रेविटी की मतलब मुझे कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे वो हैवियर चीजें जो है वो नीचे खींची जाएगी, लाइटर चीजें अलग हो जाएगी। तो ग्रेविटी का इस्तेमाल यानी कि होता है यहाँ पे। हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स ऑफ द गैंग बाय द ग्रेविटेशनल मेथड। द प्रोसेस टू कैरी आउट दिस सेपरेशन आर एज फॉलोज। अब
ग्रेविटेशन के हेल्प से, यानी कि सेपरेशन बेस्ड ऑन हेवी पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स, हेवी और लाइट पार्टिकल्स। आपको एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने ये चीज देखा होगा नॉर्मल, जो हमारे घर पे या गांव में जनरली होता है, घर पे भी होता है, मैंने मेरे बचपन में तो देखा है, जो अपनी मदर्स या कोई भी हमारे घर में जो होता है, वो चावल में से जो कंकड़ होता है वो निकालने के लिए एक प्लेट में लेके चावल को हवा में ऐसे करती है, और सेपरेट हो जाता है, कंकड़ सेपरेट हो जाता है। तो ये जो टेक्निक है, आप समझ रहे हो, तो ये क्यों हो रहा है? तो वो कंकड़ का पार्टिकल अलग वेट का है और चावल का पार्टिकल अलग वेट का है, तो उसमें वो सेपरेशन हो जाता है। कोई भी चीज आप जनरली आप देखोगे तो दो चीजें अगर मिक्स है तो आप उसको शेक करोगे तो वो अलग होने लगता है, बिकॉज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट्स। तो वही थोड़ा सा लॉजिक यहां पे है, लेकिन यहां पर हम लोग ओर्स को थोड़ा सा और टेक्निकल, और हम लोग जो है मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए ये पूरा चीज हम देखेंगे। सो पहला है विल्फली टेबल मेथड। विल्फली टेबल मेथड में क्या होता है एग्जैक्टली? एज यू कैन सी, ये जो आप फोटो देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, उसके अंदर एक पूरा टेबल है बेसिकली। टेबल के ऊपर, लेट मी मार्क दिस थिंग्स, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट डायग्राम के थ्रू। ये हमारा ये जो टेबल आप देख सक रहे हो, जिसमें ये स्लिट्स जो है, बेसिकली स्लिट्स, एज यू कैन सी द स्लिट्स। तो स्लिट्स जो है वो एक बेसिकली मेटल, जो पूरा टेबल है उसके ऊपर बीच में रुकावटें है, एक तरह से रुकावटें है। एक आपका ये जो टेबल उसके बीच में रुकावटें है, जिसको स्लिट्स कहा गया, ये बीच में रुकावटें है, ठीक है। और अब एक तरफ से, और ये स्लांट होता है, ये थोड़ा सा स्लांट होता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ में चाहिए तो थोड़ा सा स्लांट होता है, इंक्लाइंड, इसको इंक्लाइन होता है। ये फ्लैट हो गया, ये इंक्लाइन हो गया, तो थोड़ा सा स्लांट होता है ये। एंड एक तरफ से ऊपर से पाउडर्ड ओर, यानी कि जो भी हमें ओर अलग करना है उसका पाउडर्ड फॉर्मेट हम लोग यहां से पानी के साथ मिक्स करके नीचे की तरफ लाते हैं। और ये पूरा टेबल मशीन जो है वो वाइब्रेट होने लगता है, यानी मूव होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। वाइब्रेट जब होता है तब हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं एंड लाइट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, और पानी के साथ फ्लो होते होते ये एक तरफ से जमा हो होके नीचे एक तरफ से गैंग, यानी कि इंप्योरिटीज निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारा और जो है वो हैवी होने की वजह से फ्लो नहीं होता है और इन स्लिट्स में अटक जाता है, और वो स्लिट्स के हेल्प से एक तरफ से दूसरे तरफ से हम लोग उसे जमा कर देते हैं, विच इज अवर कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो ये पहला प्रोसेस है, यानी ये जो फर्स्ट प्रोसेस है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जिसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया है विद द हेल्प ऑफ विल्फली टेबल मेथड। So let's read this. In this method of separation, the Wilfley table is made by fixing narrow and thin wooden rifles on inclined surface. तो ये नैरो यानी छोटा होते जाता है धीरे धीरे एक तरफ से। ये एक्चुअली एक तरफ से आपको ये पूरा फ्लैट दिया हुआ है, बट ओरिजिनली आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ये, ठीक है। नैरो होते जाता है एक तरफ से, और बीच में ये लगे रहते हैं कुछ इस तरह से स्लिट्स जो है हमारे, जिसको इन्होंने राइफल्स जो कहा है, वो वुडन राइफल्स। नाउ द टेबल इज केप्ट वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली। इसको कंटिन्यूसली मूवमेंट दिया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है, ताकि उसके ऊपर पार्टिकल्स मूव करे। ओके, powdered ore obtained from the lumps of the ore using ball mill is poured on the table and stream of water is also released from the upper side. So powder ore यानी कि उसको हमने ग्राइंड कर दिया, बॉल मिल यानी जहां पे पूरा वो पाउडर फॉर्मेट में कर दिया। हमने एक जगह से खुदाई करके ओर लाया, उसको तोड़ तोड़ के पूरा ग्राइंड करके उसको हमने पाउडर फॉर्म में कर दिया। पाउडर फॉर्म में अब ऊपर से उसको छोड़ा जा रहा है एक तरफ से, साथ में पानी भी फ्लो हो रहा है। As a result, the lighter gang particles are carried away along with the flowing water. तो पानी के साथ वो इम्प्योरिटीज जो जो हल्की है वो पानी के साथ फ्लो हो जाती है, जबकि हैवी चीज वहीं पे रहती है, पानी उसे बहा नहीं लेके जा सकता है, और वो सारी चीज ये स्लिट्स में अटक जाएगी। While the heavier particles, in which proportion of minerals is more and proportion of gangue is less, are blocked by the wooden rifles and get collected on the slits between them. तो वही चीज मैं आपको बोल रहा था, जैसे कि पानी लाइटर चीज को बहा ले जा सकती, लेकिन हैवियर चीज उसे पानी उसे बहा नहीं सकता है। तो वो जिसके अंदर मिनरल क्वांटिटी ज्यादा है हमारी, वो रह जाता है और वो कलेक्ट हो जाता है स्लिट्स में, और स्लिट से वो एक तरफ से हम लोग बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक पहला मेथड है सेपरेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट,
हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में अगेन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू क्या है ये पूरा, आप अगेन ये देख सकते हो पूरा चार्ट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू हियर कि ये पूरा टैंक जैसा आप जो देख रहे हो, जिस जो नीचे से नैरो होता है, ओके, एंड यहां दो पाइप, यानी एक नीचे की तरफ पाइप है, पहला पाइप जहां से पानी अंदर की तरफ जा रहा है, और एक पाइप यहां से बाहर, वेस्ट वाटर हम बोलेंगे, बाहर की तरफ जा रहा है, ओके, आउट, और ये इन। तो यहां पे से पानी, ये अब क्या होता है, हम लोग इसके अंदर जो है वाटर का इस्तेमाल करते हैं, फोर्सफुली वाटर जाता है, एंड जो इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी हल्की है कंपैरेटिवली, अगेन हेवियर पार्टिकल, जो अपने ओर का जो मेन अपना जो एलिमेंट है, जो मेन मेटल है वो हैवी है, तो वो नीचे सेटल होने लगता है, वो नीचे सेटल होने लगता है, पानी उसे नहीं, लाइक फ्लोट नहीं होता है वो, एंड इंप्योरिटीज फ्लोट हो के यहां से निकल जाती है। तो ये एक मेथड है जिसमें ऊपर से अगेन पाउडर और आता है जिसमें सब कुछ मिक्स है, और जैसे ही पानी में आता है हमारा हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल होने लगता है, लाइटर पार्टिकल्स पानी की वजह से ऊपर जाता है और यहां से निकल जाता है, एंड नीचे से हैवियर पार्टिकल जो सेटल हो रहा था वो हम लोग यहां से कंसंट्रेटेड और यहां से निकाल लेते हैं। सो सेम हैवियर लाइटर चीज का इस्तेमाल, तो ग्रेविटेशन की अगेन हमने इस्तेमाल किया लेकिन पानी के अंदर। ओके, सो लेट्स रीड दिस अगेन, थोड़ा सा उसको ऊपर करके। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, द हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ अ मिल। देयर इज अ टेपरिंग वेसल, टेपरिंग यानी कि जो नीचे से टैप फॉर्मेट में होते जा रहा है, टेपरिंग वेसल इसको कहते हैं पूरा, टू दैट विच इज अ ग्राइंडिंग मिल। ग्राइंडिंग मिल भी एक ऐसा ही होता है, ग्राइंडिंग मिल जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, वैसा ही कुछ टेपरिंग ये होता है। इट ओपन्स इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट इज टेपरिंग ऑन द लोअर साइड। तो ये ओपन होता है, देखिए दोनों ही टेपरिंग, एक लेट मी शो यू, ये भी टेपरिंग है और ये भी ओपन हुआ एक टेपरिंग टैंक में, तो ये भी एक टेपरिंग पूरा शेप है, वेसल है, वो ओपन हुआ, ये भी एक टेपरिंग टैंक के अंदर। तो ये बात उन्होंने बोली। टैंक हैज एन आउटलेट, और टैंक के अंदर आउटलेट होता है एक वाटर का, तो ये मैंने आउटलेट बताया आपको, जहां से ये हमारा कचरा पट्टी इंप्योरिटीज निकल जाता है ऑन द अपर साइड, एंड वाटर इनलेट, आउटलेट बाहर जाने के लिए, इनलेट अंदर आने के लिए, तो इनलेट, वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। फाइनली ग्राउंड ओर इज रिलीज्ड इन द टैंक, फाइनली यानी बहुत ही उसको चूरा कर दिया हो, फाइनली ग्राउंड, फोर्सफुल जेल ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड, और नीचे से जैसे कि मैंने कहा फोर्सफुल वाटर आता है। द गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट along with the water jet from the outlet on the upper side of the tank and get collected separately. At the same time, the heavier particles of the ore are collected at the bottom of the lower side of the tank. In short, this method is based on the law of gravitation, wherein particles of the same size are separated by the weight with the help of the water. तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हेवियर चीज सेटल होगी, सिंक होगी, डूब जाएगी, जबकि लाइटर चीज फ्लोट होगी। तो ये ग्रेविटी पानी के अंदर जो हमने यूज किया, जिसमें कचरा पट्टी बाहर ऊपर से चला जाएगा पानी के साथ, और हेवियर जो हमारा ओर है मैक्सिमम नीचे आ जाएगा। अब ये पूरा प्योर नहीं हुआ, इसके अंदर अभी भी इंप्योरिटीज बाकी है, ओके, लेकिन मैक्सिमम वो प्योर हो जाएगा। तो ये पहला स्टेज है। फिर दूसरा मेथड एक है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो हमने देखा ग्रेविटेशन में दो मेथड, अब दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे आप अगेन नाम से ही गैस कर सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसके अंदर पहले आपको ये बात भी समझनी है, इसके अंदर वही चीजें हम सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटीज है, यानी कि आयन मैग्नेट को चिपक सकता है, राइट, निकल चिपक सकता है, तो वैसी इंप्योरिटीज ही हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक मेटल यहाँ पे अलग नहीं किया जा सकता है, ओके। तो सिलेक्टिव मेथड अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ अगेन आई विल एक्सप्लेन यू, बहुत ही सिंपल सा और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा ये डायग्राम जो है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू। एक तरफ से आपको यहाँ पर हम लोग सारा जो हमारा है और पाउडर्ड और यहां से हम डालते हैं, ओके, एंड दो रोलर होते हैं, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है, दिस इज माय नॉन मैग्नेटिक रोलर, और एक मैग्नेटिक रोलर होता है, ये मेरा मैग्नेटिक रोलर है, ये मेरा मैग्नेटिक रोलर है, ये मेरा नॉन मैग्नेटिक रोलर है, ओके, दो रोलर होते हैं। और ये पूरा बेल्ट होता है जिसे कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, ओके। सो अब ये पाउडर और पूरा यहां से आता है, इसके ऊपर गिरने लगता है,
और जो मैग्नेटिक होता है वो ये रोलर के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, इसके ऊपर चिपक जाता है और बाकी का कचरा यहाँ पे गिरने लग जाता है, जबकि मैग्नेट वाला इसके ऊपर चिपक जाता है और वो आगे जाके अलग से कलेक्ट होता है। तो ये दो सेपरेशन अलग हो जाता है, जिसके अंदर हमें हमारा मेन चीज जो है वो मिल गया ऐसा। सो लेट्स सी दिस मेथड रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन। तो ये पूरा कैसे चलता है, तो ये मैग्नेट भी एग्जैक्टली यूज नहीं कर रहे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। द मेन पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर टू टाइप्स ऑफ आयरन रोलर्स एंड द कन्वेयर बेल्ट मूविंग कंटिन्यूअसली अराउंड देम। तो ये दोनों रोलर एक दोनों ही आयन के हैं, लेकिन एक को मैं मैग्नेटाइज कर देता हूं। अब आपको पता होगा, हमने चैप्टर किया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसको मैग्नेटाइज कैसे करेंगे, उसके अंदर करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो हम लोग लाइक मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। One of the rollers is non-magnetic while the other is electromagnetic. The conveyor belt moving around the roller is non-magnetic, और बेल्ट भी पूरा सीधी सी बात है नॉन मैग्नेटिक होगा, वरना वो तो बेल्ट पे ही सारा चीज चिपक जाएगा। ओके, सो मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास। तो ये या तो लेदर का होता है या तो ब्रास का बना होता है। द पाउडर ओर इज poured on the conveyor belt near the non-magnetic roller. The two collector vessels are placed below the magnetic roller. Magnetic roller के बीच में नीचे दो कलेक्टर होते हैं। The particles of non-magnetic part in the ore are not attracted towards the magnetic roller. सीधी सी बात है, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं होते वो पहले ही ऐसे बिकॉज ऑफ द मूवमेंट वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। स्लाइड में हम जाते तो कैसे आगे गिरते, राइट, तो ये आगे की तरफ ये गिरने लग जाता है, जबकि मैग्नेट वाला रोलर के ऊपर चिपका रहता है, रोलर की वजह से चिपका रहता है बेल्ट के ऊपर, और इधर थोड़ा आगे आके अलग होता है जब वो मैग्नेट अपना पावर छोड़ देता है। ये थोड़ा बहुत ही क्लोज बताया, ये एग्जैक्टली इतना क्लोज नहीं रखा होता ये, बट ये आप लॉजिक समझिए कि मैग्नेट का पावर जब तक है तब तक वो बेल्ट के ऊपर चिपका रहता है, और जैसे ही आगे चला जाता है मैग्नेट का पावर कम हो जाता है, वो चीजें नीचे गिरने लगती है, तो गिरती है कलेक्टर में। Therefore, they are carried further along the belt and fall in the collector vessel. तो यहां पर जमा हो जाता है further and fall in the collector vessel place away from the magnetic roller. At the same time, the particles of the magnetic ingredients, यानी जिसके अंदर मैग्नेटिक चीज है जो चिपक सकती है, मैग्नेट को अट्रैक्ट हो सकती है, on the ore stick to the magnetic roller and therefore fall in the collector vessel near the magnetic roller. In this way, the magnetic and non-magnetic ingredients in the ore can be separated. तो किसी ओर में अगर मुझे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीज अलग करनी है तो मैं ये रोलर का इस्तेमाल करूंगा। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक नेचर, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि डिपेंड करता है मैग्नेटिक नेचर के ऊपर, वो मेटल रिएक्ट वो और रिएक्ट भी करता है कि नहीं मैग्नेट के साथ, वो भी हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल कैसेट्राइट इज अ टिन ओर। तो टिन का एक ओर होता है कैसेट्राइट। इट कंटेन्स मेनली नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट स्टेनिक ऑक्साइड एंड अ मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट फेरस टंगस्टेन। These are separated by electromagnetic method. तो एग्जाम्पल दिया हुआ, ये एग्जाम्पल जरूर आप लिख के रखिए और याद रखिएगा कि एक टिन सेपरेशन के लिए टिन का जो ओर होता है जिसमें से हम टिन बनाएंगे, ओके, वो जो है वो ओर का नाम है कैसेराइट। पहली बात, उसके अंदर मौजूद होता है स्टेनिक ऑक्साइड जो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो यहां पर जमा होगा, ओके। एंड दूसरा मौजूद होता है फेरस। फेरस से ही आपको समझ जाएगा ये आयन है, यानी ये मैग्नेटिक इन नेचर है। फेरस टंगस्टेन मौजूद होता है जो यहां पे जमा होगा, सेकंड वाले में जमा होगा। तो ये मेथड से हम उसको यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ यानी कि फोम होता है, फोम यानी बेसिकली जो झाग होता है, झाग जो फॉर्म होता है। आपने देखा होगा कॉफी या कॉफी में देखने मिलता है मोस्टली, कॉफी पाउडर आप लीजिए कॉफी बनाने के लिए, तो स्टर करने पे झाग फॉर्म आ जाता है, या बियर या दूसरी चीजें जो भी बेसिकली जिसमें फोम फोम पैदा होता है, फोम। सो झाग जो होता है उसे फ्रोथ बेसिकली कहा जाता है, फोम। फोम फॉर्मेशन जो है बबल बबल सोपी बबल जैसा फॉर्मेशन जो होता है, वो मेथड से हम अब इस्तेमाल करें, लाइक वो मेथड का इस्तेमाल करेंगे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड भी पहले डायग्राम दिया इसका भी, तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से हम रीड करेंगे। सो एज यू कैन सी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर क्या होता है, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो 8.11, ये पूरा एक डिवाइस है। ये डिवाइस के अंदर जो है, यहाँ पे पहली बात ये एजिटेटर, एजिटेटर बेसिकली एक तरह से वो घूमता है, वो स्टर स्टर हम कैसे स्पून से स्टर करेंगे या ग्राइंडर नीचे घूमता है, तो वैसे एजिटेटर जो है वो एजिटेट करता है, उसको उकसाता है एक तरह से। तो वो अंदर जो है वो एजिटेटर घूमता है एक तरह से,
ठीक है, यहां से वो एक्सेल पूरा वो सिस्टम बना हुआ है। एक तरफ से एयर सप्लाई भी करना होता है हमें, एक तरफ से एयर सप्लाई करना होता है अंदर। और अब वाटर और पाइन ऑयल, तो ये पाइन ऑयल का क्या है पहले समझना है आपको लॉजिक। यहाँ पे कुछ चीजें जो होती है वो पानी वेट हो सकती है, वेट हो सकती है, और कुछ चीजें जो है वो वेट नहीं हो सकती है। सो अब वो लॉजिक यहाँ पे समझना है कि ऑयल अगर मैंने लगा दिया उसको, तो सीधी सी बात है, अगर ऑयल मैंने यूज किया तो उसको पानी के अंदर वो फ्लोट होने लगेगी, राइट। आपको पता होगा ऑयल और पानी को आप मिक्स करोगे तो ऑयल ऊपर की तरफ सारा का सारा जमा हो जाता है, राइट। सो यहां पर हम लोग पाइन ऑयल और वाटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड एजिटेटर में वो जब घूमता है तो हमारा जो ओर है वो पार्टिकल्स जो हमारा है वो मिक्स हो जाएगा। एंड वो ऊपर की तरफ पाइन ऑयल या पूरा जो फोम फॉर्म हुआ है जिसे हम फ्रॉथ फ्रॉथ कहते हैं, वो पूरा ऊपर की तरफ आने लगता है और यहां पर बाहर की तरफ जमा होने लगता है। जबकि हमारा इंप्योरिटीज है वो सारा का सारा पानी के साथ नीचे से यहां से निकल जाता है गैंग। तो ये इंप्योरिटीज नीचे की तरफ, और हमारा और जो हमें चाहिए वो पूरा फ्रॉथ के रूप में, फोम के रूप में ऊपर की तरफ आता है एंड यहां पर जमा होने लगता है। तो यही चीज आप पूरा रीड करेंगे। लेट्स रीड इट। So, the froth flotation method is based on two opposite properties, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये मैं आपको अभी बता रहा था, कुछ चीजें वेट हो सकती है यानी कि गीली हो सकती है, और कुछ चीजें नहीं हो सकती है। तो जो हो सकती है उसे हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, और जो वेट नहीं हो सकती है, जो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसे हाइड्रोफोबिक फोबिक कहा जाता है। ऑफ द पार्टिकल्स, हियर द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल सल्फाइड्स, यहां पे हम सल्फाइड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम मेटल सल्फाइड्स की बात करेंगे। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, यानी कि वो वेट वाटर के वजह से वेट नहीं हो सकती है, गेट वेटेड मेनली विथ ऑयल, तो उसको हम लोग पाइन ऑयल से उसको वेट कर देते हैं, और पाइन ऑयल की वजह से वो फोम क्रिएट होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो वाइल ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी द गैंग पार्टिकल्स गेट वेटेड विद वाटर, और जो इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी वेट हो सकती है, तो वो हाइड्रोफिलिक है। तो ये दोनों टर्म याद रखना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मैं लिख रहा हूं यहां पे हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वेट हो सकती है पानी के वजह से, हाँ, वाटर की वजह से, तो विच कैन बी वेट, वेट हो सकती है, वेट बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ वाटर। सो उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी कि वो गीला नहीं हो सकता चीज, तो फोबिक वर्ड इस्तेमाल होता है। हाइड्रोफोबिक, नॉट वेट या नॉट ऑब्जॉर्ब, वो बेसिकली पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, कैनॉट एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। सो ये दो टर्म याद रखना। सो ये प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे, और इसके वजह से फ्लोट फॉर्मेशन होता है और वो फ्लोट होने लगता है। फ्लोट यानी कि वो ऊपर की तरफ आने लगता है ऑयल के साथ मिक्स होके पूरा हमारा सल्फाइड जो था। लेट्स सी आगे। इन दिस मेथड द फाइनली ग्राउंड ओर इज पुट इनटू अ बिग टैंक। इसको फाइनली, अगेन पूरा जो फाइनली पार्टिकल हमने कर दिया है, ग्राउंड ओर पूरा कर दिया है, उसको हमने एक बड़े से टैंक में डाला, और उसके अंदर हमने बहुत सारा पानी, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है उसके अंदर। सर्टन वेजिटेबल ऑयल सच एज पाइन ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल इज एडेड, और किसी तरह का ऑयल हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया नाउ इन द वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, जिसके वजह से वो पूरा झाग जैसा फॉर्मेशन होगा, फ्रोथ जिसे हम कहते हैं। प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द वाटर। अब एयर क्यों डाल रहे हैं? ताकि एयर पार्टिकल्स फॉर्म होंगे, बबल रूप में वो ऊपर आ जाएंगे फ्रोथ के साथ। There is an agitator rotating around in its axle in the center of the flotation tank. तो जैसे कि मैंने कहा कि नीचे की तरफ सेंटर में पूरा एजिटेटर नीचे घूमते रहेगा। The bubbles are formed. The agitator is used as per the requirement. Agitator जब जैसा चाहिए उसको रिक्वायर, जितना चाहिए उतना हम उसको यूज कर सकते हैं। घुमाते रहना है तो घुमाते रहो, रोक देना है तो रोक दो। बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ब्लोन एयर। अब जो एयर हमने डाली थी उसकी वजह से बबल्स क्रिएट होते, वो मिक्स, हम उसको स्टर कर रहे हैं, राइट, मिक्स कर रहे, तो बबल्स फॉर्म हो रहे, बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं, राइट। तो ये आप थोड़ा सा घर पे ट्राई करना, लाइक ये चीज क्या बोल रहा हूं मैं, कॉफी पाउडर लेना, उसके अंदर पानी आप सिर्फ डालोगे ना ऊपर से, तो भी बबल फॉर्मेशन चालू हो जाता है, और फिर उसको स्टर करोगे तो भी आप देख सकते हो कि बबल फॉर्मेशन आता है। ओके, तो ये चीजें कि आप देख सकते हो। दिस फोम राइजेस
टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड फ्लोट्स। तो ये ऊपर आ जाता है और पानी सरफेस के ऊपर आ जाता है। वॉट दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड द फ्लोटेशन प्रोसेस। इसीलिए वो फ्लोट हो रहा है, इसलिए उसको फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है। पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन सल्फाइड ओर float with the foam of water as they are preferentially get wetted by the oil। तो इसको हमने ऑयल से गीला कर दिया था, तो ऑयल के साथ मिक्स हो गया था, इसलिए वो फोम फॉर्मेट में ऊपर आ गया पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायरेट। तो ये भी आप एग्जाम्पल याद रखना कि जिंक ब्लेंड एंड कॉपर पायरेट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट मेथड है लीचिंग मेथड। लीचिंग मेथड भी काफी सिंपल है, ये भी बहुत कॉमन मेथड है। लीचिंग के अंदर हम लोग सोख के रखते हैं उसको, पानी या किसी भी सोल्यूशन के अंदर भिगो के रखते हैं। सोखना यानी सोक, SOA के सोख के रखते, भिगो के रखते हैं, और वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है। जो हमारा मेन ओर होता है वो हमारे सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है और बाद में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड दैट। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम their ore is the method of leaching। तो एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर के लिए ये यूज किया जाता है। सबसे पहला लीचिंग मेथड है, उसमें क्या करेंगे, इन दिस मेथड द ओर इज सोक्ड इन अ सर्टेन सोल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसको हमने कोई भी सोल्यूशन है हमारा केमिकल सोल्यूशन, उसके अंदर भिगो के रखा हुआ है। द ओर डिजॉल्व्स इन दैट सोल्यूशन, और वो जो ओर है वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा ड्यू टू अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। द गैंग however does not react and therefore does not dissolve in the solution। जबकि हमारी इंप्योरिटीज है, सैंड वगैरह जो भी है, अलग अलग चीज है, वो नहीं डिसॉल्व होगी, लेकिन हमारा और जो है जो रिएक्ट होता है, हमें पता है रिएक्ट होता है वो, इसीलिए हमने वो सोल्यूशन में डाला, तो हम लोग उसको रिएक्ट करने छोड़ देते हैं और वो अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सो इट कैन बी सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट अगेन एल्यूमिनियम का जो ओर है उसका हम देखेंगे अभी। एल्यूमिनियम ओर इज डन बाय लीचिंग मेथड। हियर bauxite is soaked in aqueous sodium hydroxide or aqueous sodium carbonate which dissolves in the main ingredient alumina in it। तो ये आपको पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड सोडियम कार्बोनेट which is Na2CO3, ये सारी चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको नाम याद होने चाहिए इनके। तो ये जो है उसके अंदर ये सोल्यूशन के अंदर हम लोग बॉक्साइट रखते हैं बहुत समय तक, जिसके अंदर एल्यूमिनिया पूरा जो है, एल्यूमिनियम जो है पूरा अलग हो जाता है और इंप्योरिटीज अलग हो जाती है। सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स रीड अहेड। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एंड हमने ऊपर लास्ट वाले वीडियो में भी बात किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। सो इट इज, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लूज करना भी ऑक्सीडेशन होता है। जबकि रिडक्शन में उसका पूरा ऑपोजिट, रिडक्शन के अंदर होता है कि हाइड्रोजन गेन कर देना, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाना, या लूजिंग ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। आई होप आपके पास नोट्स है, आपने नोट्स इसके पहले ही बना दिए थे जब मैंने 3rd चैप्टर में शायद से ये सारी बातें बताई थी। तो ये आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्या है। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देयर आर ओर्स, metal is obtained from the cations of metal। in this process metal cation is to be reduced। how to bring about the reduction depends upon the reactivity of the metal। we have already learned about the reactivity series of the metals। तो अब वो लोग ने ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन हमें याद क्यों दिलाया, क्योंकि जब हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, अब हमने कॉन्सेंट्रेट और कर दिया, यानी मैक्सिमम हमने हमारा इंप्योरिटीज निकाल दी, अब उसके अंदर से पूरा मेटल और निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और के अंदर से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, पूरा एल्यूमिनियम बाहर निकालना है। तो वो मेथड के लिए हमें रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो रिडक्शन डिपेंड करता है कि वो मेटल कितना रिएक्टिव है, वो सारी चीजें, एंड कौन से अलग अलग मेथड है रिडक्शन करने के, वो अब हम देखेंगे। सो सेकेंड स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। तो हमने देखा था 3 तरह के रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव होते, लाइक हाईली रिएक्टिव जो होते हैं, और फिर लेस रिएक्टिव, और फिर माइल्डली रिएक्टिव, राइट। तो ये अलग अलग है, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे अब देखेंगे।
द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। तो जैसे कि मैंने कहा, जो सबसे पहले हम लोग देखते थे हाईली रिएक्टिव यानी सोडियम पोटेशियम वाले जो थी ग्रुप 1, जो बेसिकली हमारा था, their reactivity decreases down the series। जैसे जैसे सीरीज में हम नीचे जा रहे थे, आपने लास्ट वीडियो में वो जो हमने पूरा एक चार्ट देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज देखा था, जो स्टार्टिंग में ऊपर सोडियम पोटेशियम वगैरह था और लास्ट में गोल्ड था, तो जो पूरा ये जैसे जैसे नीचे जा रहे थे हम लोग, तो रिएक्टिविटी कम हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल्स। Reactive metals have large capacity to form cations by losing the electrons in their outermost shell। तो अब वो रिएक्टिव क्यों है? तो ये हम लोग थर्ड चैप्टर में बात कर चुके थे, केमिकल वाले चैप्टर में, केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में, कि वो रिएक्टिव इसीलिए है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अपने आउटर मोस्ट शेल में, और फ्री आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैटायंस फॉर्म, कैटायंस यानी कि वो दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकते हैं, और खुद वो कैटायंस यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बन सकते हैं। ओके, सो वो पूरी बात यहाँ पे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो हमने कल के वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में देखा था कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है एसिड्स के साथ उसको मिक्स करने पे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स बर्न बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एट रूम टेम्परेचर। हमने देखा था सल्फर जो है उसको रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्साइड फॉर्म होने लगता है, जलने लगता है विगरसली। Their extraction has to be done by electrolytic reduction. For example, the metals sodium, calcium and magnesium are obtained by electrolysis of their molten chloride salts। तो अब वे कह रहे हैं कि इनका एक्सट्रैक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, हमने कल पार्ट 1 में देखा था अगेन कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से भी हम उसको अलग कर सकते हैं। सो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से, जो उसके ही सॉल्ट क्लोराइड सॉल्ट में होता है और वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक दूसरे को चेंज अट्रैक्ट करता है, वो पूरा रिएक्शन हमने कल देखा था, और आज भी हम देखेंगे अलग अलग चीज कि कैसे एग्जैक्टली ये करता है। In this process, metal is deposited on the cathode while chlorine gas is liberated at the anode। तो यही मैं आपको बोला था, एक्सचेंज होता है। सोडियम हमारा जो बेसिकली मोर रिएक्टिव जो चीज है, हमने यहाँ पे सोडियम लिया है एंड वो क्लोराइड सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की कल हमने बात की थी, पार्ट 1 में हमने बात की थी, जिसके अंदर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। कैटायंस हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाते हैं, एंड एनायंस जो हमारे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव रॉड विच इज एनोड उसके तरफ जाते हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। तो यहां पर क्या होता है, क्लोरीन गैस एक तरफ आता है एनोड की तरफ, एंड मेटल आ जाता है हमारे कैथोड की तरफ। तो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड टू गेट मेटेलिक सोडियम आर एस फॉलोज। तो ये जो पूरा रिएक्शन है वो यहाँ पे लिख के दिखाया है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो मॉल्टन स्टेट में है वो कैसे उसके अंदर से हमने सोडियम हटा दिया। तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, पहली बात ये पूरा रिएक्शन, सोडियम हमारा 2 सोडियम प्लस क्लोराइड गिव्स मी सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका मॉल्टन, यहाँ पे एक्चुअली 2 होना चाहिए था बट यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। सो सोडियम क्लोराइड मॉल्टन स्टेट में है। जो कैटायन सोडियम, जैसे कि मैंने, आप पहले भी जानते हो और हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि सोडियम हमारा पॉजिटिव कैटायन यानी कि वो पॉजिटिव है, वो कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड नेगेटिव होता है। रॉड, ये रॉड का नाम है, ये रॉड का नाम है जो नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता है। कैथोड जो नेगेटिव साइड, बैटरी के नेगेटिव साइड पे जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं, और एनोड जो है पॉजिटिव साइड पे जुड़ा होता है। जबकि कैट आयंस पॉजिटिव होते हैं तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और एन आयंस जो है, आयंस की बात कर रहे हैं हम लोग, वो नेगेटिव होते हैं इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। तो ये ऑपोजिट है, याद रखना थोड़ा सा, ये बार बार बता चुका हूं पहले भी, फिर से ही अभी बताया मैंने। सो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है एग्जैक्टली, तो सोडियम के +2, सोडियम के +2 का मतलब क्या होता है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए। 2 सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 सोडियम है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है वो, एंड रिडक्शन यहाँ पे कैथोड में, अब इसके अंदर फिर से सोडियम बन रहा है, राइट। सोडियम क्लोराइड जो था उसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देके रखे थे, क्लोराइड को देके रखे थे, एंड क्लोराइड ने 2 लेके रखे थे, राइट। तो वो 2 नेगेटिव हो जाता है, क्लोराइड 2 नेगेटिव हो जाता है, 2 नेगेटिव हो जाता है।
एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, बट लेट मी राइट इट इन अ प्रॉपर वे। तो क्लोराइड 2 नेगेटिव हो जाता है, क्लोराइड के 2 माइनस में चल रहे हैं, राइट, 2 माइनस में चल रहा है उसका, जबकि हमारा सोडियम +2 में चल रहा है, ठीक है। सो अब यहां पे आपको ये लॉजिक समझना है कि सोडियम क्लोराइड ये दोनों आपस में मिक्स थे, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोवाइड की, वो अलग हो गए, मॉल्टन स्टेट यानी एक्वस सोल्यूशन में आके अलग हो गए। पार्ट 1 में हमने ये पूरा डिस्कस किया था। अब सोडियम पूरा कैथोड की तरफ जा रहा है, तो उसे इलेक्ट्रॉन्स फिर से मिल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किया, तो वो रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किया, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडाइजेशन। तो यहां पर आपको ये समझना है लॉजिक कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडाइजेशन। तो यहां पर क्लोराइड का ऑक्सीडाइजेशन होता है, सोडियम का रिडक्शन होता है। ये पूरा आपको कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो बताया, एंड एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होता है वो बताया। लेट्स मूव अहेड। Write the electrode reaction of electrolysis of molten magnesium chloride and calcium chloride। तो सेम तरीके से हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम, लेट मी राइट, मैं आपको एक मैग्नीशियम क्लोराइड का बताता हूं, आप लोग कैल्शियम क्लोराइड का खुद से लिखिएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया MgCl2, ओके। ये कैसे फॉर्म हुआ है? सो दिस इज Mg यानी उसने 2 अपने 2+ एंड क्लोरीन का 2- में है, क्लोरीन का 2- में है, 2- में है। तो ये तरह से वो लोग मिले हुए थे, ये अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो ये सेपरेट होने के बाद इनका कैथोड और एनोड रिएक्शन क्या होगा वो आपको लिखने बोला है। तो कैथोड में इनका रिएक्शन होगा Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, उनको कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे फिर से, राइट। तो हमारा 2 बैलेंस हो गया, 2 Mg ने, मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दे दिया था, वो उसको वापस मिल गया, तो अब वो वापस से बन गया पूरा एग्जैक्टली मैग्नीशियम। तो ये देखिए रिडक्शन हो गया और ये हमें मेटल मिल चुका है अपना मैग्नीशियम। जबकि एनोड की तरफ रिएक्शन होगा हमारे क्लोरीन का, जो यहाँ पे लिखा है वो सेम पूरा रिएक्शन होगा कि 2 क्लोरीन, जिसको बेसिकली क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका ये ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा एंड ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। सो ये सेम चीज आपको कैल्शियम क्लोराइड के लिए भी लिखनी है। दैट वुड बी द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ दिस कैल्शियम क्लोराइड। ये मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको पूरा लिख के दिखाया, जो ऊपर वाला कैथोड का है, ऊपर वाला कैथोड का है ये, और नीचे वाला एनोड पे क्या होगा वो है। ओके, सो रिडक्शन ऑक्सीडाइजेशन आपको ये समझना है कंसेप्ट, ये पहले भी हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कल के पार्ट 1 के वीडियो में भी मैंने बार बार कहा था कि पहले के वीडियो जरूर आप पहले देख लीजिए, तो आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आएगा। So let's read ahead. We are now going to see how aluminum is obtained by electrolytic reduction of aluminum oxide in the ore bauxite। तो अब पूरा हम एग्जैक्टली देखेंगे कि एल्यूमिनियम को कैसे हम पूरा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो बॉक्साइट ओर है, वहां से स्टार्ट करेंगे, एंड हमने जैसे कि देखा लीचिंग प्रोसेस में, मतलब यानी कि उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में डुबो के रख रहे थे, राइट। सो वो लीचिंग प्रोसेस हम पूरा करेंगे पहले, और फिर उसके अंदर से प्योर पूरा एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पूरा हम प्रोसेस अभी देखेंगे। लेट्स सी, पहले इंफॉर्मेशन दी आपको कि एल्यूमिनियम सिंबल Al होता है, उसका कलर सिल्वर व्हाइट होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है, उसकी वैलेंसी 3 है, यानी कि 3 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए है, वो 3 देकर 3+ बन जाता है, एल्यूमिनियम 3+ बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है उतना। सो एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट अकर इन नेचर फ्री स्टेट। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि जो रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होते हैं। एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन सिलिकॉन। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा जो मिलता है हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। तो ये हम लोग कब से बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से, कि बॉक्साइट जो मिलता है हमें, विच इज एन ओर
ऑफ एल्यूमिनियम विच इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट के अंदर से मैक्सिमम एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है। बॉक्साइट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉक्साइट कंटेन्स 30 to 70% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो उसके अंदर 30 से 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंग, तो उसके अंदर बाकी का जो है वो इंप्योरिटीज होती है। इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। जो इंप्योरिटीज है वो किस चीज की बनी है? तो सैंड यानी वही कचरा पट्टी, डस्ट वगैरह जो हो गया, सैंड, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, ये सब उसके अंदर मिक्स होता है। देयर आर 2 स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर 2 स्टेप्स है, तो वो देखेंगे। तो 2 स्टेप्स है, वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, मतलब बात कर चुके हैं, बट उसे अब डिटेल में देखेंगे। पहला हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन एग्जैक्टली करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए क्या है? फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, अब ओर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बॉक्साइड ओर। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर हमारा पहला स्टेज। Bauxite is the main ore of aluminum. Silica and ferric oxide and titanium oxide are the impurities present in the bauxite. तो ये अलग अलग impurities उसके अंदर मौजूद होती है। सिलिका, फेरिक ऑक्साइड विच इज आयरन ऑक्साइड, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सारी चीज इसके अंदर impurities है, बॉक्साइट के अंदर मिक्स है। सेपरेशन ऑफ दीज इंप्योरिटीज इज डन बाय लीचिंग। तो ये हमने देखा ऑलरेडी कि लीचिंग मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ईदर बाय बायर्स मेथड और हॉल्स मेथड। तो अगेन लीचिंग करने का भी 2 मेथड है। तो बायर्स मेथड पहले देखेंगे, बायर्स मेथड क्या है, और फिर बाद में हॉल्स मेथड क्या है। सो बहुत ही सिंपल है, लेट्स जस्ट सी दिस। लीचिंग में करना क्या होता है? उसे हम एक सोल्यूशन में सोक करने डाल देंगे, उसे हम भिगोने भिगोने हम बोलते हैं ना, चना भिगोने डाल दो पानी में तो वो फूल जाता है। फिर कोई भी मूंग वगैरह जो भी होता है उसे भिगोना, रात भर रख देते हैं हम लोग, तो उस तरह से भिगोना, सोकिंग उसे कहते हैं। तो हम एक सोल्यूशन है जिसके अंदर हम उसको डाल देंगे। तो देखते हैं क्या है। इन बोथ दिस मेथड फाइनली कंसंट्रेटेड एल्यूमिनिया इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। तो जो हमें पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो उसको हम एल्यूमिनिया कहते हैं। वो एल्यूमिनिया जो है वो उसको हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस से ऑब्टेन, कैल्सिनेशन यानी उन्होंने कहा था 2 स्टेप्स है। तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर है और फिर कैल्सिनेशन प्रोसेस करना है। कैल्सिनेशन में कुछ नहीं होता है, बेसिकली हम बर्न करेंगे उसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करेंगे उसको, कैल्सिनेशन उसको कहते हैं। वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो कैल्सिनेशन करके बाद में प्योर एल्यूमिनियम हमको मिलेगा। तो लेट्स फर्स्ट सी बेयर्स प्रोसेस क्या होता है। पहला बेयर्स प्रोसेस की हम बात करेंगे। इन बेयर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन अ बॉल मिल। तो अगेन उसको चूरा कर दिया जाता है पूरा। देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉस्टिक सोडा उसका जो दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH, आपको पता ही होगा। उसको हम लोग, उसके अंदर हम लोग हमारा ये बॉक्साइट पार्टिकल्स और जो है, जो हमने एकदम ही पाउडर फॉर्म में कर दिया, वो डाल देते और उसे गर्म करते हैं अराउंड 140 to 150 डिग्री तक। ओके, इतना हम लोग उसे गर्म करते हैं अंडर हाई प्रेशर। और प्रेशर के अंदर कितने देर तक? 2 से 8 घंटे तक हम करते हैं। किसके अंदर होता है ये सब? उस मशीन को डाइजेस्टर कहा जाता है। एकदम सिंपल। हमने हमारा ओर लिया, उसको चूरा फॉर्मेट में कर दिया, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया, जो कि कंसंट्रेटेड है, नॉट डाइल्यूटेड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हमने मिक्स कर दिया, उसको अब हम अंडर हाई प्रेशर गर्म कर रहे हैं 140 से 150 डिग्री सेल्सियस में 2 से 8 घंटे तक कर रहे हैं डाइजेस्टर के अंदर। Aluminum oxide being amphoteric in nature, it reacts with aqueous solution of sodium hydroxide to form water soluble sodium aluminate। तो एकदम सिंपल सा, सबसे पहले समझते हैं एम्फोथेरिक इन नेचर क्या होता है। तो ये पहले भी बता चुका हूं, पहले भी हम लोग केमिकल इक्वेशन चैप्टर में कर चुके हैं। एम्फोथेरिक वो होता है जो जनरली जो होते हैं ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं बेसिक नेचर के, लेकिन जो एसिड्स के साथ भी फॉर्म होते हैं, बेसिस के साथ भी फॉर्म हो सकते हैं, दोनों के साथ फॉर्म बेसिकली हो सकते हैं, एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर सकते हैं, उसे एम्फोथेरिक इन नेचर कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड्स के साथ एंड बेसिस के साथ, दोनों के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। सो यहां पर आप मुझे बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड है या बेस? जो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप बताइए मुझे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो बेस है कि एसिडिक है इन नेचर। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या बन जाता है?
सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाता है और पानी फॉर्म हो जाता है, इसलिए उसे वाटर सॉल्युबल यानी पानी में मिक्स्ड है वो पूरा, सोडियम एल्यूमिनेट पानी के अंदर पूरा मिक्स्ड है। ओके, अभी तक हमारा काम खत्म हुआ नहीं है। दिस मीन्स दैट बॉक्साइट इज लीच्ड, अब बॉक्साइट मैक्सिमम लीच्ड हो चुका है, लीच्ड यानी उसके अंदर अब हमने एल्यूमिनियम को है हमारे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स कर दिया है और पार्टिकल्स दूसरे जो है वो अलग हो चुके हैं, तो उसका रिएक्शन क्या होगा वो लिखा हुआ है, ये हमारा बॉक्साइट का उन्होंने दिया था मेन इंग्रेडिएंट, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर मिक्स है वो मिक्स हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड फॉर्म हो रहा है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है एंड पानी फॉर्म हो रहा है। तो ये केमिकल इक्वेशन पूरा आप लिख के रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा, और चेक करिए, देखिए बैलेंस हो रहा है, पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो रहा है हर तरफ से। अब आपको ये पता होना चाहिए बैलेंस इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, सो ये लिख लीजिएगा। नाउ द आयन ऑक्साइड इन द गैंग, अब बचा कुचा जो था आयन ऑक्साइड, टाइटेनियम, ये सब पूरा इंप्योरिटीज वैसा का वैसा ही है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ, जो मिक्स नहीं हुआ। किसके अंदर मिक्स नहीं हुआ? हमारे कॉस्टिक सोडा के अंदर, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिक्स नहीं हुआ। क्या मिक्स हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स हो गया। ओके, बहुत सिंपल सा। द आयन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व इन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, और बाद में वो तो एकदम फिल्टरेशन प्रोसेस में वो अलग हो जाता है। However, silica in the gang dissolves in aqueous solution hydroxide to form water soluble sodium silicate। लेकिन अच्छा, तो अब वो बोल रहे कि आयन ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन सिलिका जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अब हमें सिलिका को भी अलग करना पड़ेगा, तो सिलिका जो है वो सोडियम सिलिकेट बन जाता है। तो दूसरा साथ में रिएक्शन क्या हो गया? सोडियम सिलिकेट भी फॉर्म होने लगता है, सोडियम सिलिकेट भी फॉर्म होने लगता है, जो सोल्यूशन में मिक्स्ड है अभी तक। Now, aqueous sodium aluminate is diluted by putting in water and it is cooled to 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो कह रहे कि अब हमने तो aqueous solution सोडियम एल्यूमिनेट को लेना है एंड उसको हमने पानी मिक्स करके डाइल्यूट कर देना है, पानी मिक्स करके डाइल्यूट करना है और उसको ठंडा कर देना है। वो 150 डिग्री तक गर्म हुआ था, तो उसको 50 डिग्री तक लेके आ जाना है। दिस रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जिससे क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन यानी सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे फॉर्म होने लगता है उसके अंदर। तो ये हमारा हमने यहां से लिया और यहां पे हम आ गए सोडियम एल्यूमिनेट लेके, जिसके अंदर पानी मिक्स किया था कि वो डाइल्यूट हो जाए और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक आ जाए। तो यहां पे फिर से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स में मिल जाता है, जिसको हम अलग कर सकते हैं अभी। अब ये था पूरा बेयर्स प्रोसेस, ये पूरा क्या था? बेयर्स प्रोसेस, बायर्स बेयर्स बोलेंगे, जो भी नाम है उसका, बेयर्स प्रोसेस कहेंगे, ठीक है, जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया था। अब हम देखेंगे हॉल्स प्रोसेस, यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कैल्सिनेशन के लिए, यहां से आगे जाएगा कैल्सिनेशन प्रोसेस के लिए, तो ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये अभी होल्ड करिए। अब पहले हॉल्स प्रोसेस समझते हैं। हॉल्स प्रोसेस भी सेम है, खाली हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल करना है। ओके, सो लेट्स सी दैट। लीचिंग में हमने ऊपर देखा था ऑलरेडी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है एंड सोडियम कार्बोनेट यूज होता है, तो यहां पे हॉल्स प्रोसेस में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स रीड दिस। इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पाउडर्ड एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोडियम कार्बोनेट का यहां पे इस्तेमाल किया जाता है इन द डाइजेस्टर टू फॉर्म द वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसके अंदर भी फॉर्म क्या होता है? जैसे ऊपर सोडियम एल्यूमिनेट ही फॉर्म हो रहा था, राइट, सोडियम एल्यूमिनेट ही फॉर्म हो रहा था, हमने देखा सोडियम एल्यूमिनेट ही फॉर्म हो रहा था, तो यहां पर भी सोडियम एल्यूमिनेट ही फॉर्म होता है। देन द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट। अगेन इसके अंदर से जो मिक्स नहीं हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिक्स हो गया, लेकिन जो इंप्योरिटीज थी आयन, सल्फाइड, ये सब जो भी थी अलग अलग, सिलिका, ये जो चीजें थी वो मिक्स नहीं हुई, तो इनसॉल्युबल चीजें फिल्टर हो जाती है, बाद में हम लोग उसको फिल्टर आउट करते थे। नाउ द फिल्ट्रेट इज वार्म्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आया? क्योंकि कार्बोनेट है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पास करते हैं। तो लेट्स सी दिस रिजल्ट्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जिससे अगेन हम लोग वही स्टेज पे आगे जो हम लोग बेयर्स के अंदर लास्ट में पहुंचे थे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्म हो गया,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारा फॉर्म हो गया। ओके, सो ये फॉर्म हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो लेट्स सी दिस, उसका पूरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे दोनों इक्वेशन साथ में दिए, ऊपर उन्होंने एक एक करके दिया था। तो पहले हमें एल्यूमिनियम सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट लाना है, सोडियम एल्यूमिनेट लाना है पहले। लेट मी अगेन मार्क दिस। ओके, सो पहला हमारा सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, ये रहा हमारा सोडियम एल्यूमिनेट पहले स्टेज में, जिसमें हमने सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये सोल्यूशन के अंदर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया है हमने एक बीकर में समझो, उसके अंदर ये बॉक्साइट डाल दिया। बॉक्साइट का मेन इंग्रेडिएंट जो है वही हम खाली सोल्यूशन में देख रहे हैं, दूसरी इंग्रेडिएंट्स का रिएक्शन हम लोग नहीं देख रहे। आयन ऑक्साइड भी था उसके अंदर, राइट, सिलिका भी था, टिन भी था, तो वो सब का रिएक्शन इसके अंदर नहीं देख रहे। ठीक है, हमारा मेन खाली मुद्दा एल्यूमिनियम को देखना है। तो एल्यूमिनियम का और सोडियम कार्बोनेट का क्या रिएक्शन होता है, तो उसकी वजह से हमारा बन जाता है, उसके अंदर ये एल्यूमिनियम मिक्स हो जाता है बेसिकली सोल्यूशन के अंदर, और फॉर्म होता है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, जो हमारा बेयर्स के अंदर भी बन रहा था, बेयर्स प्रोसेस में बन रहा था सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में CO2 गैस रिलीज होता है और पानी आ जाता है, और बाकी की इंप्योरिटीज वो सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हुई है, इंप्योरिटीज मिक्स नहीं हुई है, जबकि ये मिक्स हो चुका है। तो इंप्योरिटीज अलग कर दिया, फिल्टर कर दिया, अलग हो गया। नाउ सोडियम एल्यूमिनेट को आगे लेके जाके अब हम क्या करेंगे, उसको हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो सोडियम एल्यूमिनेट हमने आगे ले लिया, उसके अंदर पानी थोड़ा मिक्स किया। बेयर्स में खाली हमने डाइल्यूट वाटर का इस्तेमाल किया था और 50 डिग्री पे लाया था। यहां पर हमने पानी के साथ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ले लेना है। तो ये बेसिकली पूरा आपका RHS जो है अब LHS बन जाता है, RHS ही आपका LHS बन जाता है, यही चीज पूरी यहां आ जाती है। और थोड़ा सा और पानी हमने एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे डाइल्यूट भी हो गया और CO2 गैस भी हमने प्रोवाइड कर दिया, जिससे अगेन हमारे पास ओरिजिनली सोडियम कार्बोनेट आ गया। जैसे कि ऊपर भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस आ गया था, वैसे वहां पर यहां पर भी वापस से सोडियम कार्बोनेट वापस आ जाता है, एंड अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमें चाहिए था वहां तक हम पहुंच जाते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगेन यहां इसको भी हम कैल्सिनेशन करेंगे आगे, जिसमें से एल्यूमिना निकाला जाएगा। सो the precipitate of aluminum hydroxide obtained in both Bayer's and Hall's process is filtered, washed, dried and then calcinated by heating at 1000 degrees Celsius to obtain alumina। तो दोनों का या तो आपने बेयर्स प्रोसेस यूज किया होगा या तो आपने हॉल्स प्रोसेस यूज किया होगा, दोनों से आपको लास्ट में क्या मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वो पार्टिकल्स को आप फिल्टर कर करके, वॉश ड्राई वगैरह करके, अब उसका पार्टिकल्स को गर्म करोगे, उसे कैल्सिनेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम उसके गर्म करके ऑक्साइड फॉर्म कर देते हैं। तो यहां पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो गया और कैल्सिनेशन में गर्म करने में पानी पूरा अलग हो गया। तो ये ऑक्साइड फॉर्म होना, उसी को कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। 1000 डिग्री तक उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाके ये पॉसिबल होता है। तो इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड तक हम आ चुके हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने निकाल दिया, दिस इज एल्यूमिना। इसको फर्दर हम रिडक्शन करके प्योर एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी दैट द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब सेकेंड मेथड अब हम देख रहे हैं कि अब इसके अंदर हम लोग कैसे इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करेंगे, और एल्यूमिना जो था हमारा बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमने यही चीज Al2O3, ये हमारा एल्यूमिनिया है, इसको अब ये O3 को कैसे अलग कर दूं, प्योर एल्यूमिनियम कैसे मैं लेके आ जाऊं, तो ये अब उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, यानी कि ये मॉल्टन स्टेट में है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, इज डन इन अ स्टील टैंक। तो एक स्टील का टैंक होता है उसके, ये मैं एक्चुअली पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले अगेन, फिर हम रीड करेंगे। सो ये पूरा स्टील का टैंक है, जैसे कि आप देख सकते हो, उसके ऊपर पूरा ग्राफाइट बॉर्डर होता है, ये आप देख सकते हो बॉर्डर पूरा ग्राफाइट है। तो ग्राफाइट अगर पूरा बॉर्डर है, ये पूरा नेगेटिव, टेल मी फास्ट, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल को है तो ये मेरा एनोड हुआ कि कैथोड हुआ, जल्दी फटाफट फास्ट आना चाहिए आपको, कैथोड होता है। तो ग्राफाइट मेरा पूरा कैथोड का काम करता है यहाँ पर, ये पूरा ये जो स्टील को लगा है वो वाला। ठीक है, दूसरा ग्राफाइट जो है मैंने एनोड के रूप में पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला एनोड जोड़े जो अलग से यहां पर है, ये भी ग्राफाइट के ही बने हैं। ठीक है,
ग्राफाइट क्यों यूज करते हैं? कार्बन का ये एक कार्बन का ही ये बना हुआ है ग्राफाइट, इसीलिए इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। हमने जैसे कि देखा एक्सेप्शनल केस था कि ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ग्राफाइट इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। और इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया हमारा एल्यूमिना। पहले तो एल्यूमिना हमारा जो मिक्सचर है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूरा मिक्सचर है, एल्यूमिना जिसे कहते हैं, वो मिक्स किया। उसके साथ साथ कुछ चीजें डालेंगे ताकि उसका रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो वो क्या चीज डालेंगे? वो डालेंगे हम लोग क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार, तो क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार एक तरह से कैटलिस्ट के काम करते हैं यहां पर, एंड ये और एल्यूमिनियम प्रोवाइड करते हैं थोड़ा सा, और फ्री एल्यूमिनियम आ जाता है इसके अंदर और ज्यादा, एंड हमारा मेन एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन हो सकता है। सो ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। ये हम लोग अलग से मिक्स करते हैं एल्यूमिना के अंदर, जो हमने बेयर्स या हॉल्स प्रोसेस से पाया था। ओके, सो लेट्स रीड नाउ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास होगी तो ये एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। कैथोड और एनोड का रिएक्शन जो होता है तो ये एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और प्योर एल्यूमिनियम हमें मिल जाएगा। सो यही ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ रिडक्शन हो जाएगा और हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगा। सो लेट्स रीड दिस नाउ। इन दिस मेथड, electrolysis of molten mixture of alumina is done in a steel tank. The tank has a graphite lining in the inner side. The lining does the work of cathode. ये पूरा कैथोड का काम करती है. A set of graphite rods dipped in the molten electrolyte works as anode. और दूसरा एनोड हमने डुबो के रखा हुआ बीच में, एनोड का काम करने के लिए। तो कैथोड एनोड आपको क्यों अगेन समझना है लॉजिक। पॉजिटिव पार्टिकल्स जो होंगे वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स जो होंगे वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ पे कौन होगा? जरा कॉमन सेंस लगाइए, एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, राइट, +3। एल्यूमिनियम ने अपना +3 किया था और ऑक्सीजन ने अपना 2, ऑक्सीजन 2 माइनस में था, राइट। सो आपको ये लॉजिक समझना है कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, वो एनोड की तरफ जाएगा और एल्यूमिनियम कैथोड की तरफ जाएगा और वो कलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी दिस। क्रायोलाइट विच इज, जिसका उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, दैट इज जिसके अंदर देखो क्या क्या चीजें, सोडियम है, एल्यूमिनियम है एंड फेरस आयन भी है, ठीक है, एंड फ्लोरोस्पार दैट इज कैल्शियम एंड फ्लोरीन है, आर एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए 2000 डिग्री सेल्सियस ऊपर का मेल्टिंग पॉइंट जा रहा था, राइट। तो इतना मेरे को नहीं चाहिए, 2000 डिग्री इतना मैं कैसे अचीव करूंगा, कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो वो चीज कम करने के लिए मैं ये क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिक्स करता हूं, जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 तक आ जाता है। तो बहुत फर्क पड़ गया, राइट, 1000 तक मैंने उसको नीचे कर दिया। फिर नेक्स्ट बी, यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एल्यूमिनिया जो मेरा पॉजिटिव कैटायंस है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ चला जाएगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही करंट पास होगा। मॉल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, और वो हैवी होता है, जितना मॉल्टन मिक्सचर है वो जो अंदर सोल्यूशन है उससे हेवियर है जो एल्यूमिनियम कलेक्ट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर जमा होके नीचे की तरफ जमा हो जाता है, और वो ये देखो नीचे से यहाँ से बाहर निकल रहा है, नीचे से यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये प्योर एल्यूमिनियम हमने निकाल दिया। is collected at the bottom of the tank. It is taken out from time to time. जब जब चाहिए, जैसे चाहिए हम उसको निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। तो मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन जो होगा हमारा वो एनोड की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन गैस वहां पे लिबरेट यानी वो रिलीज हो जाएगा। सो ये पुराने बेसिक्स को आपको समझ के ये सारा रिएक्शन तो आपको इजीली समझेगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझता है, आपने अगर अच्छे से केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर एंड फर्स्ट पार्ट में भी ये पूरी चीज मैंने बताई थी कि कैसे एनोड और कैथोड, कैसे कैटायंस और एनायंस हमारे एक दूसरे तरफ ऑपोजिट जाते हैं और ये पूरा प्रोसेस होता है। ये पूरा रिएक्शन लिख के दिखाया उन्होंने। एनोड पे क्या हो रहा है? सो ऑक्सीजन 2- जो देखो मैंने लिखा था, ऑक्सीजन 2- जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है? एल्यूमिनियम आ रहा है, उससे रिडक्शन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन यानी कि उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने गेन कर लिए, जो इलेक्ट्रॉन्स 3 उसने दे के रखे थे, ऑक्सीजन को दे के रखे थे, वो वापस से उसने गेन कर लिए।
तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी उसे रिडक्शन कहते हैं, एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाना उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये अगेन आपको ये कंसेप्ट याद रखना है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। The liberated oxygen reacts with the anodes to form carbon dioxide gas। तो यहां पर अब कार्बन, वो तो कार्बन ग्राफाइट का बना था और उधर ऑक्सीजन आया, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। The anodes have to change from time to time as they get oxidized during the electrolysis alumina। और इसको बार बार जो एनोड है हमारा, जो हमने रखा था एनोड ग्राफाइट के जो बीच में रखे थे, उसे बार बार चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होते रहता है बार बार कंटिन्यूसली। सो ये हमने पूरा का पूरा एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमने देखा, विच वॉज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली, हमने हाईली देख लिया, अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का देखेंगे। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में हम देखेंगे, तो जो सेकेंड रिएक्टिविटी सीरीज आपको अगर याद होगा, फर्स्ट ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फर्स्ट पार्ट में देखा था पूरा सीरीज, सोडियम पोटेशियम वो सब जितने मैक्सिमम हाईली रिएक्टिव ऊपर थे, फिर मॉडरेट रिएक्टिव आते थे, आयरन जिंक कॉपर वगैरह, तो उसकी अब हम बात करेंगे। सो लेट्स रीड द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन जिंक लीड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, यानी कि इनके ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यूजुअली दे अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड सॉल्ट्स और कार्बोनेट। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जनरली आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लीड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, या कार्बोनेट फॉर्म यानी कि आयरन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, लीड कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ये फॉर्मेट में वो लोग मिलते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रेदर देन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। अब मिलते हैं हमें सल्फाइड्स फॉर्म में और कार्बोनेट फॉर्म में, लेकिन वो फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। कौन से फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना इजी है, तो अगर उसको मैं ऑक्साइड फॉर्म में कर दूं, उसको मैं ऑक्साइड फॉर्म में कर दूं, यानी कि आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड फॉर्म में कर दूं, तो उसके अंदर से आयरन, जिंक, कॉपर जो हमारा मेन मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। तो वही बात लिखी है कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स rather than from their sulfides and carbonates. Therefore, sulfides ores are strongly heated in air to transform them into oxides. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसको हम बेसिकली हीट करते हैं। तो जब सल्फाइड ओर्स को हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो जब एयर का बहुत इस्तेमाल करके जब हम हीट करते हैं, एयर का इस्तेमाल करके, यूजिंग लॉट ऑफ एयर, अगर हम हीट करते हैं तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। एकदम सिंपल, चिकन रोस्ट करते हैं ओपनली, पता है वो ग्रिल ओपन रहता है, राइट, तो एयर का बहुत इस्तेमाल होता है उसके अंदर। तो ओपनली जब हम हीट करते हैं एयर का इस्तेमाल करके, उससे रोस्टिंग कहते हैं। कार्बोनेट ओर्स, जबकि कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई। तो सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग, जबकि हमें कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन करना पड़ता है, यानी कि लिमिटेड एयर। सल्फाइड रोस्टिंग, रोस्टिंग के अंदर बहुत सारी एयर, अनलिमिटेड में लिख रहा हूं, अनलिमिटेड एयर, अनलिमिटेड एयर, जबकि कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर। ऊपर भी हमने देखा था, ऊपर भी हमने देखा था कैल्सिनेशन प्रोसेस कि उसमें क्या मैंने आपको बताया था, बेसिकली हीट करना होता है, लेकिन उसमें मुद्दा एक याद रखना है, लिमिटेड एयर में हीट करना है, अनलिमिटेड एयर में नहीं करना है, तो उसे कैल्सिनेशन कहेंगे। सो यहाँ पे लेट्स सी दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो लिमिटेड सप्लाई होगा कार्बोनेट के लिए, तो उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक। तो जिंक को मैं या तो रोस्टिंग कर सकता हूं, अगर जिंक सल्फाइड है, अगर जिंक सल्फाइड है तो रोस्टिंग करूंगा, अगर जिंक कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करूंगा। दोनों में फर्क क्या है, जिंक सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग यानी कि अनलिमिटेड एयर में मुझे उसके गर्म करना पड़ेगा ताकि मुझे जिंक ऑक्साइड मिलेगा, और कैल्सिनेशन यानी कि क्या, जिंक कार्बोनेट होगा तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा, यानी मुझे लिमिटेड ही एयर सप्लाई करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए, बहुत सिंपल सा, ये लिख के रखिएगा इस तरह से, सल्फाइड डैश रोस्टिंग, ये पूरा इक्वेशन डैश अनलिमिटेड एयर। तो ये जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लेना।
तो रोस्टिंग में आप देख सकते हो जिंक सल्फाइड, ये जिंक सल्फाइड मौजूद है, दिस इज जिंक सल्फाइड। तो सिंस ये लोग थोड़े से रिएक्टिव है मॉडरेटली, तो ये अगेन प्योर फॉर्मेट में नहीं मिलते, किसी के साथ मिक्स होके मिलते, तो किसके साथ मिक्स होते, या तो सल्फाइड फॉर्म में या तो कार्बोनेट फॉर्म में, राइट। तो ये जिंक सल्फाइड है अगर, तो उसको हम लोग रोस्टिंग करके जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, और यहां पर SO2 यानी ये कौन सा गैस हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया जो रिलीज हो गया। एंड कार्बोनेट फॉर्म में अगर है तो जिंक कार्बोनेट, यानी कि जिंक कार्बोनेट फॉर्म अगर अगर मिलता है नेचर में, विच इज जिंक CO3, कार्बोनेट CO3 है, ये भी पहले भी बता चुका आपको मैं। जिंक कार्बोनेट में है तो अगेन उसको गर्म करके, यहाँ पे एयर का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एयर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे O2 उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जिंक ऑक्साइड आगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ यहाँ पे बिकॉज ऑफ कार्बोनेट। सो दोनों केस में हमारा जिंक ऑक्साइड आ गया। तो मैंने जिंक ऑक्साइड में क्यों लाया, मैंने डायरेक्ट इसके अंदर से जिंक नहीं निकाला, इसके अंदर से डायरेक्ट जिंक नहीं निकाला, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट, हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि इट इज डिफिकल्ट। जबकि जिंक ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट कर दो और अब इसको मैं यहां पर ऑक्सीजन निकाल दूंगा, यानी रिडक्शन कर दूंगा, तो मैं इजीली रिडक्शन करना इजी है अब इसका, तो यहां से जिंक निकालना आसान है। सो लेट्स सी दैट the zinc oxide is so obtained is reduced to zinc by using suitable reductant such as carbon। तो अब क्या इस्तेमाल करेंगे रिडक्टेंट, क्या उसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, कार्बन का इस्तेमाल करूंगा। तो जिंक ऑक्साइड मैंने बना लिया, उसके अंदर मैं कार्बन मिक्स करूंगा, तो मेरा जिंक अलग हो जाता है, और कार्बन ऑक्साइड गैस, नॉट डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड गैस जो है अगेन एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, ये कार्बन ऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। तो जिंक, प्योर जिंक मुझे मिल चुका है, लेकिन प्योर जिंक पूरा आ चुका है, लेकिन अब अभी भी इसको लाइक थोड़ा सा और टचअप करना बोलो या पॉलिश करना बोलो या और थोड़ा सा क्लीन करना बाकी है। जिंक पूरा आ चुका है, मैंने पूरा, और जो मिनरल था पूरा मिक्स्ड अप था, उसमें से पूरा जिंक अलग हो चुका है, ठीक है। और उसको हम लोग और उसको फिल्टर करके और उसको क्लीन कर सकते हैं। Apart from carbon, reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are also used। तो यहाँ पे हमने कार्बन का इस्तेमाल किया था, तो इसके अलावा हम लोग सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो भी ज्यादा रिएक्टिव है, हमने ये भी देखा था, थर्ड चैप्टर के वीडियोस में भी देखा था, और कल के चैप्टर पार्ट 1 के वीडियो में भी देखा था, कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा उसकी जगह से। तो अगर मैं जो भी एलिमेंट जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक से ज्यादा जो भी ऊपर रिएक्टिव सीरीज में है, वो एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं जिंक को डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम are also used as reducing agent for reduction of metal oxide to obtain the metal. This is because these metals displace a moderately reactive metal from its compound. For example, when a manganese dioxide is ignited with aluminum powder, the following reaction takes place। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दिया कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा देगा। तो जिंक से ज्यादा जो भी रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है, ये अगर मैंने जिंक के साथ यूज किया तो जिंक अपनी जगह छोड़ देगा, जिंक अलग हो जाएगा, और हमारा सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एंड उसको डिस्प्लेस कर देंगे जिंक को। यहां पर एग्जांपल दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हम लोग करते हैं, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीज को अलग कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। तो यहां पर हमने उसका रिएक्शन देखा, उसको यहां पर देखिए मैग्नीज अलग हो गया और ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया और हीट जनरेट हुई। तो ये रिएक्शन भी आप लिख लेना एग्जाम्पल। नाउ आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस अंडरगोन ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन इन दिस रिएक्शन। ओके, सो अब एकदम सिंपल, आप अगेन कितनी बार आपको अब मैंने बता दिया कि ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडाइजेशन फिर से एक और बार बता रहा हूं, ऑक्सीडाइजेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ मर्ज होना, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज कर देना, या तो हाइड्रोजन लूज कर देना। ये तीन चीज अगर होगी तो मैं कहूंगा ऑक्सीडाइजेशन हुआ। इसका पूरा ऑपोजिट रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन गेन कर लेना, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेना,
या ऑक्सीजन लूज कर देना, ऑक्सीजन लूज कर देना, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो अब यहां पे वो लोग पूछ रहे हैं कि ऊपर वाले रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिडक्शन, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो एकदम सिंपल है, मैग्नीज ऑक्साइड था, उसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, उसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो उसका ऑक्सीजन चला गया, तो वो मैग्नीज जो है रिडक्शन हो गया, इसके साथ रिडक्शन हुआ, इसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया। जबकि एल्यूमिनियम था लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, उसने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन गेन कर लेना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, उसे ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडाइजेशन हुआ। तो ये पूछा था क्वेश्चन आपको, जो कि आपको सिंपली समझना चाहिए। The heat evolved in the above reaction is so large that the metal is formed in the molten state. तो ऊपर ये जो हीट था वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तो जो मेटल है, मैग्नीज है, वो मॉल्टन, पिघले हुए स्टेट में होता है, मेल्ट हो जाता है, पूरा मॉल्टन स्टेट में होता है। Another similar example is the thermite reaction where here iron oxide reacts with aluminium to form iron and aluminum oxide. So एक और रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आयन ऑक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं एंड एल्यूमिनियम अगेन बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयन उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आप बताइए कमेंट्स में कि ऑक्सीडाइज कौन हो गया और रिडक्शन किसके साथ हुआ और ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ, ये बताइए आप मुझे कमेंट में। तो यहां पर आयन मैंने अलग कर दिया आयन ऑक्साइड से यूजिंग एल्यूमिनियम। फिर आपको ये डू यू नो कैंसल्ड है, जिसके अंदर रेलवे का जो अपना रेल का पटरी जो है उसको कैसे वेल्डिंग किया जाता है वो प्रोसेस है। सिंपल सा इमेजेस है, खाली इमेजेस है, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए बीच में गैप है, खांचा है इतना बड़ा, तो ये हम एक पूरा मोल्ड यानी वो शेप यूज करते हैं, और एक पूरा ये लाइक पूरा जो भी है पूरा मशीन जैसा दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये जिसे इसको हम क्रूसिबल कहते हैं, क्रूसिबल ये जो शेप है ऐसा, उसे क्रूसिबल शेप कहते हैं पूरा। ओके, एंड उसके अंदर ये ऊपर जो स्लैग लिखा है उन्होंने, स्लैग, स्लैग यानी कि जो मॉल्टन, मॉल्टन जो होता है हमारा कोई भी स्टेट में, मॉल्टन आयन है यहाँ पर बेसिकली, तो मॉल्टन स्टील है यहाँ पर, तो उसके ऊपर जो परत आ जाती है, इंप्योरिटीज की परत आ जाती है, उसे स्लैग कहा जाता है। मॉल्टन स्टेट्स के ऊपर ऊपर एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाता है, इंप्योरिटीज की लेयर आ जाती है, उसे स्लैग कहते हैं। तो ये पूरा मॉल्टन स्टेट में स्टील है जो हम यहाँ पे पॉर करेंगे, और यहाँ पे से टेपिंग डिवाइस खोल के पॉर करेंगे और ये अंदर जाएगा और उतना लाइक पूरा जुड़ जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगी आपस में वो। ठीक है, तो ये सिर्फ वेल्डिंग का एक आपको इमेज पूरा दिया हुआ। लेट्स रीड अहेड। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो हमने हाईली देख लिया, मॉडरेट देख लिया, अब लेस रिएक्टिव जो होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेस रिएक्टिव यानी कि गोल्ड सिल्वर, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज लेस रिएक्टिव। तो नीचे की तरफ गोल्ड वगैरह लिखा था, आपको याद होगा, दैट इज व्हाई दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये जनरली फ्री स्टेट में ही होते हैं, जनरली फ्री स्टेट में ही होता है ये मोस्टली। The reserves of copper, for example, gold, silver, platinum. The reserves of copper in free state are very few. Presently, copper is found mainly in the form of copper sulfide. तो कॉपर का हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरा कॉपर सल्फाइड फॉर्म में मिलता है हमें। उसको सिंपली हीट करने से हम लोग अलग कर सकते हैं। हीट करने पर वो कॉपर ऑक्साइड हो जाता है और उसको हम लोग फिर बाद में कॉपर सल्फाइड के साथ ही अगर मिक्स करेंगे तो कॉपर मिल जाता है। तो लेट्स सी दैट। पहला रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट कर रहे हैं, कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन एयर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन यानी एयर का इस्तेमाल हो रहा है, एंड कॉपर ऑक्साइड आ गया एंड हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ गया, गैस रिलीज होगा। ये सिंबल मतलब आपको याद होगा गैस है, राइट। सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड को लेकर मैं फर्दर अगेन कॉपर ऑक्साइड को लिया मैंने, उसको मैं फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ ही मिक्स कर रहा हूं, कॉपर सल्फाइड के साथ ही मिक्स कर रहा हूं। तो क्या होता है, तो देखो कॉपर अलग हो जाता है एंड अगेन बाकी का पूरा गैस फॉर्म हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी लिख के रखना, बहुत प्यारा सा। फिर अब रिफाइनिंग, जो मैं आपको बोल रहा था कि हमने एल्यूमिनियम निकाल लिया, हमने जिंक निकाल दिया, हमने आयन निकाल लिया, लेकिन पूरा वो प्योर मेटल तो आ गया, लेकिन उसको थोड़ा सा और क्लीन करना है, तो उसे रिफाइनिंग कहते हैं, उस चीज को रिफाइनिंग कहते हैं। तो एकदम सिंपल है रिफाइनिंग। मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इंप्योरिटीज। इनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज बाकी रह जाती। द इंप्योरिटीज यूज्ड टू सेपरेट टू ऑब्टेन प्योर मेटल। अब उसके अंदर से एकदम प्योर मेटल निकालने के लिए हम फिर से इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्योर मेटल आ जाता है फ्रॉम द इंप्योर मेटल्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से रिफाइनिंग करते हैं
एंड हमारा एकदम प्योर मेटल हमारे पास आ जाता है। बहुत सिंपल सा था, बहुत इजी। कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या है, नेक्स्ट टॉपिक। कोरोजन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका था, और तब हमने पढ़ा था कि कोरोजन हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। तो यही वो चैप्टर है डिटेल में आगे पढ़ने वाला। तो डिटेल एक्चुअली ज्यादा कुछ दिया नहीं है, इससे रिलेटेड हमने बात सारी थर्ड चैप्टर में आपको बता चुका था। कोरोजन क्या होता है? मेटल्स की बीमारी, मेटल्स का कैंसर, मेटल्स जब सड़ता है उसे कोरोजन कहते हैं। मेटल्स को जो आसपास के ऑक्सीजन वाटर के वजह से रिएक्शंस होने लगते हैं उसे हम कोरोजन कहते हैं, राइट। सो ओल्ड आयरन बार्स ऑफ बिल्डिंग, कॉपर वेसल्स नॉट क्लीन फॉर लॉन्ग टाइम, सिल्वर ऑर्नामेंट्स आइडल एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, ओल्ड एबंडन व्हीकल्स फिट टू बी थ्रोन अवे। तो सो ओल्ड आयरन एग्जांपल्स दे रहे, एग्जांपल्स दे रहे हैं हमें। ओल्ड आयरन बार्स जो है हमारे, ओल्ड आयरन बार्स यानी कि जो लोखंड के जो बिल्डिंग का पार्ट्स है वो देखेंगे रस्टिंग हो जाता है। कॉपर वेसल जो है वो ग्रीनिश फॉर्म थोड़ा सा हो जाता है। सिल्वर चीज जो है, सिल्वर ऑर्नामेंट्स ब्लैक हो जाते हैं, तो हम लोग उसको लाइक ज्वेलरी वाले को बोलते हैं ना, क्लीन पॉलिश करने देते हैं। गोल्ड भी अपनी शाइन लूज कर देता है। तो ये जो चीजें हैं अलग अलग, ये सब क्या हो रहा है, दैट इज ओनली कॉल्ड कोरोजन। ओके, so let's directly read about this. Rusting of iron articles causes large financial loss. तो ये रस्टिंग होके बहुत भारी नुकसान हो जाता है। Corrosion of iron, that is rusting, is a big problem. Iron reacts with moist air and a deposit of reddish substance. और रस्ट का ये आप पहले भी थर्ड चैप्टर में हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल में देख चुके थे। आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म होता है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स on the particles of iron is formed on it. The substance is called rust. उसको rust कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड is moist in moist air reacts with the surface of copper vessel. तो copper vessel के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है एंड कॉपर लूजेस इट्स लस्टर, वो अपनी शाइन लूज कर देता है, और ग्रीनिश लेयर, आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो पूरा कॉपर का बना है वो एक्चुअली ओरिजिनली अभी जो ग्रीन कलर दिखता है वो एक्चुअली ग्रीन कलर का नहीं था। वो ग्रीन इसलिए हो गया क्योंकि वो ओपन एयर में है और वो इतने सालों से धीरे धीरे उसके ऊपर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का असर हो के वो ग्रीनिश दिखता है, वो ओरिजिनली ग्रीन कलर का नहीं था। लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट उसके ऊपर फॉर्म होने लगता है ऑन इट्स सरफेस, दिस इज कॉल्ड पैटिनेशन ऑफ कॉपर। तो देखो एकदम सिंपल, आयन के साथ जो होता है उसे रस्टिंग कहते हैं ना, तो कॉपर के साथ जो होता है ना उसे पैटिनेशन कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सो पैटिनेशन ऑफ कॉपर। ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक, और सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते काले होने पड़ते हैं तो आफ्टर सम टाइम, दिस इज बिकॉज लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, तो जो एयर में सल्फर है वो मिक्स हो जा रहा है और सिल्वर सल्फाइड रिएक्शन हो रहा है, तो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है, फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर। तो एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट होता है जैसे जैसे टाइम वक्त बीतता है एंड वो ब्लैकिश हो जाता है पूरा पूरा। बाय ऑक्सीडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो ये सारे अलग अलग कोरोजन्स हैं अलग अलग मेटल्स के जो हमारी चीजें खराब कर सकती है। फोटोज भी मेरे प्यारे से आपको दिए ऑलरेडी उन्होंने। प्रिवेंशन, अब इसको बचाया कैसे जाए, प्रिवेंट कैसे करें, तो सिंपल है, एकदम सिंपल सा जो मेथड है आपको पता है। अगर किसी तरह से मैं एयर का कांटेक्ट, वाटर का कांटेक्ट मेरे मेटल से ना होने दूं तो मैं प्रिवेंट कर सकता हूं, राइट। तो सिंपल सा आयन वाली चीज को हम क्या करते हैं, ऑयल पेंट कर देते हैं, राइट। ऑयल पेंट करते तो वो देखोगे कि वो प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। थोड़ा सा भी अगर कलर निकल गया तो वहां पे तो जंग लगना शुरू हो जाती है और वो पेंट के पीछे पूरा जंग लगना चालू हो जाएगा अगर उसको जरा भी मौका मिला तो, राइट। सो पूरी तरह से तो नहीं होती है। तो लेट्स सी दैट कौन से और चीज हम यूज कर सकते हैं। Various methods are used to protect metals from corrosion. Special attention is paid in almost all the methods so that iron does not rust. We can lower the rate of process of rusting of iron. हम लोग उसका जो जिस तेजी से वो रस्टिंग हो रहा है उसका स्पीड कम कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं लोअर द रेट। Corrosion of metals can be stopped by keeping metals isolated from a direct contact with air. तो अगर मैंने एयर के साथ कांटेक्ट होने ही नहीं दिया, उसका आइसोलेट यानी उसको अलग कर दिया मेरे मेटल को, तो मैं रोक सकता हूं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैन बी अचीव बाय वेरियस वेज, सम ऑफ दिस मेथड्स आर एज फॉलोज। तो बहुत सारे तरीके, कुछ मेथड हमें नीचे दिए हैं। To fix a layer of some substance on the metal surface so that the contact of the metal with moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction would occur between them.
तो कुछ ऐसा लेयर बना दो, मेटल के ऊपर एक लेयर लगा दो किसी चीज का, दूसरे मेटल का या दूसरी कोई चीज का, जिससे एयर का मॉइस्चर और ऑक्सीजन उसके साथ नहीं मिल पाएगा। टू प्रिवेंट, सेकेंड मेथड है टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट। तो पेंट लगा दो, ऑयल लगा दो। तो ये ग्रीस और ऑयल हम शटर वगैरह पे क्यों लगा के रखते हैं? ताकि उस पे रस्टिंग ना हो। और वार्निश ऑन देयर सर्फेसेस, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑन देयर सर्फेसेस। फॉर एग्जांपल कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड। तो ऑयल पेंट का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि आयरन को मोस्टली हम लोग पेंट कर देते हैं नॉर्मल चीजों के लिए, बट ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं होता। वी कैनॉट प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स परमानेंटली फ्रॉम रस्टिंग बाय पेंटिंग देम। द मेथड ऑफ पेंटिंग इज सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टाइम के लिए ये चीज पॉसिबल है। If there is a scratch on the paint on the surface of the article and if a small surface of metal comes in contact with air, the process of rusting starts below the layer of the paint. तो मैंने आपको बोला थोड़ी भी जगह मिल गया, पेंट निकल गया थोड़ा सा भी, ऑयल पेंट कैसे पार्टिकल्स की तरह निकलता है आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, बेंचेस, स्कूल बेंचेस वगैरह पे लगा रहता है मोस्टली ऑयल पेंट। तो थोड़ा भी निकलता है तो पूरा अंदर का सड़ना चालू हो जाएगा, वो भले पेंटेड रहे बाकी का, अंदर का सड़ना चालू हो जाएगा, कोरोशन चालू हो जाएगा, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। Why do new iron sheets appear shiny? Corrosion can be prevented by putting a layer of non-corrodable metal on a corrodable metal. This can be done with many ways. तो अब कह रहे आयन शाइनी क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर हमने एक्चुअली कुछ लेयर डाला रहता है। वो लेयर क्या होता है? वो एक नॉन कोरोडेबल मेटल का लेयर होता है, यानी जो चीज कोरोड नहीं होती है वैसे मेटल का हम लेयर लगा देते, तो थोड़ा सा शाइनी रहता है स्टार्टिंग में। अब कौन से अलग अलग मेथड है जिससे कोरोजन बचकर, लाइक कोरोजन को हम रोक सकते हैं? तो पहला मेथड गैल्वेनाइजेशन, बहुत सिंपल सा मेथड। गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम जिंक का लेयर लगा देते हैं। गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या लगा देते हैं, ये बाजू में आप लिख लेना। गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज होता है? जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन में अगर हमने किसी आयन या स्टील के ऊपर जिंक की परत लगा दी तो उसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। In this method, a thin layer of zinc is applied to prevent corrosion of iron steel. For example, shining of iron nails, pins, etc. जो चमक होती है, पिन वगैरह कितनी शाइन करती है, राइट? तो क्या, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जिंक की एक परत लगी हुई, लेयर ऑफ जिंक है। इन दिस मेथड कोरोजन ऑफ जिंक अकर्स फर्स्ट, और इसके ऊपर जिंक पहले कोरोड होगा और आयन का थोड़ा अंदर जो स्टील आयन है उसका कोरोजन कुछ समय तक रोक के रखेगा, तो हमने उसका रेट ऑफ कोरोजन स्लो कर दिया। Occurs first because of zinc is more electropositive than iron. After a few rainy season, the zinc layer goes away. और कुछ समय बाद धीरे धीरे जिंक लेयर पूरा चला जाएगा। And then the inner iron gets exposed. Then iron starts rusting. तो जनरली आपकी क्लिप वगैरह जो होती है आयन की बनी है, या कोई पिन्स वगैरह होगी, आपने देखी होगी, स्टार्टिंग में कितनी शाइनी होती है, लेकिन वो पिन्स को आप कुछ सालों तक रखो तो उसके ऊपर भी जंग लग जाती है। तो स्टार्टिंग में शाइनी क्यों थी? कि उसके ऊपर जिंक का लेयर था, लेकिन धीरे 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 जिंक लेयर कोरोड होके चली गई और आयन एक्सपोज हो गया, और फिर जाके आयन रस्ट होने लगा। तो हमने इस तरह से आयन की रस्टिंग थोड़ी सी रोक के रखी, राइट? हमने उतने टाइम तक पिन को इस्तेमाल कर लिया। तो ये पूरा एक स्टेप दिया हुआ है, पूरा एक एक, कि पहले उसे कॉस्टिक क्लीनिंग करते। कॉस्टिक क्लीनिंग मतलब आपको पता होगा, कॉस्टिक सोडा से क्लीन कर दिया। रिंसिंग यानी पानी से उसको फिर से धो दिया। पिकलिंग, पिकलिंग के अंदर बेसिकली अगेन उसको ऑक्साइड किया जाता है। रिंसिंग अगेन उसको वाटर से लाइक वॉश किया। फ्लक्स सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होता है जिसके अंदर उसको डुबोया जाता है, उसको सुखाया जाता है, ड्राइंग, और फिर जिंक पूरा उसके ऊपर लगाया जाता है उसी के अंदर, और उसको ठंडा किया जाता है, और फिर चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन, उसको चेक किया जाता है। ये पूरा गैल्वेनाइजेशन स्टेप्स है। तो ये स्टेप्स आप लाइन से लिख लीजिएगा। सेकेंड मेथड है जिसमें हम लोग कोरोजन रोक सकते हैं, दैट इज टिनिंग। तो नाम से ही समझ जाओगे, टिनिंग यानी कि टिन, टिन का लेयर लगाना। गैल्वेनाइजिंग में जिंक लेयर लगाना, टिनिंग के अंदर टिन का लेयर लगाना। तो लेट्स सी दिस। In this method, a layer of molten tin is deposited on metals. We call this as kalhi, kalhai, kalhai. A greenish layer forms on the surface of copper or brass vessel. This greenish layer is poisonous. If buttermilk or curry is placed in vessel, it gets spoiled. Tinning is done to prevent all such damages. तो अब हम लोग जनरली कॉपर वेसल्स, ब्रास वेसल्स, ये सब वेसल्स यानी यूटेंसिल्स यूज करते हैं, राइट? लेकिन अब उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो पॉइजनस हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टिन, टिन का लेयर, पूरा टिन जो मेटल है उसको लगा देते हैं, तो उसे टिनिंग कहा जाता है। थर्ड प्रोसेस है
एनोडाइजेशन, एनोडाइजेशन भी बहुत सिंपल, आप ऑलरेडी ये देख चुके हो एनोडाइजिंग क्या होता है। तो एनोड को यूज करना, बेसिकली एनोड फॉर्मेट में यूज करना और उसके ऊपर एक लेयर लगा देना उसी के सॉल्ट का। सो लेट्स एग्जैक्टली सी क्या होता है। Anodizing, in this method, metals like copper, aluminum are coated with a thin and strong layer of their oxides. तो जैसे मैंने कहा कि जो कॉपर है तो उसके ऊपर मैंने कॉपर ऑक्साइड लगा दिया, कॉपर है तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड लगा दिया, या एल्यूमिनियम है तो मैंने उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा दी। तो ये मैं कैसे कर रहा हूं, उसके ऑक्साइड उसके ऊपर कैसे लगा रहा हूं, तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस का हेल्प कर ले रहा हूं। फॉर दिस द कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज ए एनोड। तो मैं जो भी मेरा आर्टिकल है जिसके ऊपर मुझे ऑक्साइड की परत चाहिए उसके ऊपर ऑक्सीजन आके चिपक जाए। तो अभी तक आपने इतनी बार हमने रिएक्शन देखी इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें आप देख रहे हो कि कैसे ऑक्सीजन एनोड की तरफ भाग रहा था, नेगेटिव पार्टिकल्स जो है पॉजिटिव एनोड की तरफ कैसे भाग रहे थे, राइट। सो ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ भागेंगे, उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे एनोड को ही यूज, एनोड किसको बना के यूज करना है, जिसके ऊपर मुझे ऑक्सीजन की परत चाहिए उसको ही एनोड बना दो, इसलिए उसका नाम है एनोडाइजेशन। As this oxide layer is strong and uniform all over the surface, it is useful for prevention of corrosion of the metal. तो इसमें हम लोग बेसिकली एनोड उसको बना के यूज करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो ऑक्सीजन उसके ऊपर सोल्यूशन में से जाके उसके ऊपर पूरा फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म, यानी हर तरफ से इक्वल तरीके से ही लगा रहेगा। ऐसा नहीं होगा एक तरफ ज्यादा ऑक्सीजन चिपका दूसरी तरफ कम ऑक्सीजन चिपका, एक तरफ नहीं चिपका, ऐसा नहीं होता है। हर जगह पे इक्वली ऑक्सीजन की परत जमा हो जाती है, तो इसलिए उसको यूनिफॉर्म कहा गया है। तो इस तरह से वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। यहां पर एग्जांपल दिया है, एल्यूमिनियम इज एनोडाइज, द थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो एक बार वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूरा का पूरा आ गया तो अब वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा। दिस प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडाइजेशन, इससे वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। दिस प्रोटेक्शन कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर ड्यूरिंग द एनोडाइजेशन। तो ये आपको लॉजिक समझना है कि इसको मैं जितना और एनोडाइज करते रहूंगा तो उसका ऑक्साइड और होते जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ऑक्साइड बना दिया लेयर के ऊपर, तो बाहर अब पानी और ऑक्सीजन से उसको और फर्क नहीं पड़ेगा, फर्दर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा। तो दैट वाज एनोडाइजिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये एकदम सबसे आपने लाइक ये सुना ही होगा, हम लोग सिल्वर स्पून्स या गोल्ड स्पून, तो ये गोल्ड का नहीं बना रहता है, वो एक्चुअल में रहता है नॉर्मल एल्यूमिनियम या कॉपर का ही, उसके ऊपर हमने खाली एक लेयर गोल्ड का या लेयर सिल्वर का लगाया रहता है जनरली। तो वो जो लेयर है कैसे किया, तो सेम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ही इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर हम लोग, अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम इसको, जो भी मटेरियल के ऊपर हमें गोल्ड या सिल्वर लगाना है उसके ऊपर हम उसको हम कैथोड की तरह इस्तेमाल करेंगे। इन दिस मेथड अ लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। सिल्वर प्लेट, spoons, gold plated ornament are the examples of electroplating. तो अगेन आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक फोटो दिया है जिसमें एक स्पून है जो देखिए एल्यूमिनियम का है, उसको हमने कैथोड की तरह यूज किया। कैथोड बीइंग अ नेगेटिव पूरा रॉड, उसकी तरफ पॉजिटिव मेरे सिल्वर पार्टिकल्स उसकी तरफ आएंगे। ये सोल्यूशन NO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होगा ये, और इसके अंदर सिल्वर पूरा हमारा स्पून के ऊपर आके चिपक जाएगा। ओके, तो दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एलोइंग क्या होता है, एलोइंग यानी एक से ज्यादा, ये हमको नेचुरली अवेलेबल होते हैं एक से ज्यादा मिक्स्ड अप मेटल्स, उसे एलॉयज कहा जाता है। मेजोरिटी ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस यूज्ड प्रेजेंटली आर इन द फॉर्म्स ऑफ एलॉयज। तो मेजोरिटी जो होता है एलॉयज के रूप में ही होते हैं, क्योंकि थोड़ी उसकी प्रॉपर्टीज जो है, कोरोजन उससे बचता है, स्ट्रांग हो जाता है मेटल थोड़ा सा, और तो बहुत सारी फीचर्स है जिसकी वजह से एक एलॉय यूज करना ज्यादा यूज होता है। एकदम सिंपल सा आपने एलॉय जो देखा होगा वो होगा आपको ब्रॉन्ज मेडल जो मिलता है, जो आपके लाइक स्पोर्ट्स वगैरह में जीते हो। हाँ, अगेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बात, गोल्ड मेडल जो मिलता है, सिल्वर मेडल जो मिलता है, वो पूरा कोई गोल्ड का नहीं होता है, वो अंदर तो कुछ लाइक कॉपर या ब्रास होता है, उसके ऊपर उन्होंने खाली एक लेयर गोल्ड का लगाया रहता है। ठीक है, तो वो गोल्ड पूरा नहीं होता जो आपको स्कूल में मिलता है, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल, तो वो पूरा का पूरा इतना बड़ा क्या गोल्ड नहीं रहता, वो कितना महंगा होता है उतना, तो वो उतना कोई पूरा आपको क्या गोल्ड का बिस्किट नहीं देते वो लोग, वो गोल्ड का खाली एक लेयर रहता है उसके ऊपर। तो वो कैसे किया रहता है उन्होंने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किया रहता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल याद रखना मेडल्स का। तो एलॉय का आप बात करते हैं, मेजोरिटी ऑफ मेटेलिक, तो ब्रॉन्ज, हाँ मैं बात कर रहा था, ब्रॉन्ज जो है वो एक्चुअल में एक एलॉय है, ब्रॉन्ज जो है एक्चुअल में एलॉय है, वो दो अलग अलग चीज को मिक्स करके बना हुआ चीज है। तो वो किस चीज का बना है, लेट्स सी दैट।
Measure of the metallic substance used present are in the forms of alloys. The main intention behind this is to decrease the intensity of corrosion. तो मेन ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ताकि corrosion रोक सके. The homogeneous mixture of formed by mixing a metal and other metals are or non-metals in a certain proportion is called an alloy. तो metals और दूसरे non-metals को आपस में mix करके एक homogeneous mixture, homogeneous यानी पूरा same mixture बना देना. उसका प्रपोर्शन अलग अलग होगा, एक चीज ज्यादा एक चीज कम ऐसी कुछ होगी, लेकिन पूरा इस तरह से मिक्स करना है कि पूरा सेम हो जाएगा. होमोजेनस कहते हैं उसे. फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज इज एन अलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम 90% ऑफ कॉपर. वो 90% कॉपर होता है, 10% टिन होता है. तो 90% कॉपर, 10% टिन का इस्तेमाल करके जो हम लोग बनाते हैं उसे ब्रॉन्ज कहते हैं. ब्रॉन्ज स्टैचूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन. तो स्टैचू जो होते हैं ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं ताकि उसे बाहर रख रहे, तो सन और रेन से उसे फर्क नहीं पड़ेगा. स्टेनलेस स्टील, स्टील भी जो है एक्चुअली वो एक्चुअल में हमने एक एलॉय है, वो आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन का बना रहता है. स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस, उसका नाम स्टेनलेस क्यों है? स्टेन यानी उस पर दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे. स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील उसको बोलते हैं. डज नॉट गेट स्टेन विथ एयर और वाटर, डज नॉट गेट रस्ट. इट इज एन अलॉय मेड अप ऑफ 74% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% कार्बन. तो ये आपको लाइक फिगर थोड़े याद रखने हैं कि उसमें 74% आयन होता है, 18% क्रोमियम मिक्स करते, 8% कार्बन मिक्स करते, उसको अच्छी तरह से पूरा मिक्स करते, तो जो फॉर्म होता है उसे हम स्टील कहते हैं. इन रिसेंट टाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज आर यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स. तो कॉइन्स बनाने के लिए बहुत सारे हम लोग एलॉयज का यूज करते हैं. यहाँ पे आपको कॉइन के फोटो दिए हैं. एंड इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है. दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बेसिक पूरा मेटलर्जी क्या है आपको बताया गया है. अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग स्टेजेस है. अगेन आई वुड सजेस्ट यू प्लीज अच्छी तरह से स्टार्टिंग के चैप्टर्स जितने भी थे, केमिकल इक्वेशन वाले, पीरियोडिक टेबल वाले, जिसके अंदर हमने सारी केमिस्ट्री वाली बात की थी पूरी, वो सब कुछ अच्छे से क्लियर करिएगा. तब जाके ये चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. इसके अलावा कुछ डाउट्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को. Thank you so much. Keep helping, keep supporting, keep learning, guys. Bye.